नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान मयंक सर, बाबा, सुमित सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत। कल के शो में बाबा नहीं आ पाए थे। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बाबा का कल जन्मदिन था और जन्मदिन पे बाबा ने छुट्टी ली थी। और हैं बाबा जरा बता दीजिए कौन सा बर्थडे था? 30वां बर्थडे था। मैं 30वां मैं बर्थडे छोटा था। हूँ बस। 30वां बर्थडे था। तो दर्शक बोल दिए हाँ ठीक है। इसीलिए बाबा जो है बोल नहीं रहे थे कि विची जी से भी छोटा हूँ। दोनों को दर्शकों से एक खास गुजारिश है कि कल के शो में आपने देखा होगा कि एकदम आखिरी में विचित सर और अखिलेश जी ने कल बहुत शायरी नामा एकदम माहौल बना दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि वो माहौल बना रहे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अखिलेश सर आपका नाम ही ले रहा था और आप आ गए। आइए आइए ना बीच में आइए आइए। अरे चेयर आ रहा है, चेयर ले आएगा। तो हम दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं कि पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज आप फिर से कुछ शायरी जैसा सुनाएंगे। वो सामने वाले को सुनाएंगे तो उसके जवाब में हमको सुना सकते हैं। कल आया था इसलिए हमने सुना दिया था। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। शेयर करेंगे तब शेयर सुनाएंगे। ये तो मयंक सर आपसे शुरू करते हैं आज की चर्चा। चर्चा का टॉपिक क्या है आज? हाँ, चर्चा का टॉपिक ये है, हम लोग को पता ही नहीं आ रहा है, परीक्षा देने बुला लिया है, पेपर क्या है? काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हाँ तो बड़ी दूर 7 समंदर पार लोग कहते थे कि अमेरिका गए हैं राहुल गांधी, और वहाँ से उन्होंने एक बयान दिया जिसकी चर्चा भारत में हो रही है। खासकर मायावती ने उन पे अटैक किया है। राहुल गांधी ने एक्चुअली एक चर्चा में बातचीत में कहा था कि जब भारत एक फेयर नेशन बन जाएगा, यानी जब जो हमारे देश में आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता खत्म हो जाएगी, तब हम जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की बात करेंगे या उसको हटाएंगे। तो उसको लेकर मायावती ने कहा है कि आप 70 सालों से सबसे ज़्यादा सरकार आपकी रही, आप कभी ओबीसी आरक्षण नहीं लेके आए, कभी जाति जनगणना नहीं करवाई, और 1924 का चुनाव आया तो आप जाति जनगणना की बात लेके आ गए, कहा कि आरक्षण खत्म होने वाला है, और अब आप वादा कर रहे हैं कि आरक्षण हटाया जाएगा। तो जनता आपकी बातों पर कैसे विश्वास करे? मयंक सर, कई बार होता है कि कुछ चीज़ों का जो मतलब होता है उस सेंस में जब यूएस में कहा जाता है और भारत में उसका बदल जाता है। क्या भारत के नेताओं को याद रखना चाहिए कि भारत की परिस्थिति के हिसाब से विदेश में बोलना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कई बार वहाँ जाके आदमी अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए या लगता है कि समावेशी बनाने के लिए ऐसी भाषा, ऐसी बातें उपयोग करता है जैसे लगता है कि वो उस सेंस में तो अच्छी हैं, लेकिन भारत के दृष्टिकोण के लिए वो ठीक नहीं है। इसमें आप लोग जो बातचीत कर रहे थे, रियल कैफ़े में जो बात कर रहे थे, उसी को हम कोट करते हैं कि आजकल के इंटरनेट युग में कोई भी क्लिप कहाँ से कहाँ चले जाए, इस पर कोई रोक नहीं। अमेरिका में भाषण हो या पूर्णिया में भाषण हो, सब जगह वो क्लिप अवेलेबल है। तो वहाँ के किसी स्टेटमेंट को ज़्यादा तवज्जो देना, और ये हमको नहीं लगता है क्या कि मतलब इसमें अमेरिका में राहुल गांधी इंडिया में वही बोलते हैं, अमेरिका में वही बोले, तो उसमें कुछ मेरा है क्या कि उनके स्टेटमेंट में कोई नयापन नहीं था और मायावती के क्रिटिसिज्म में भी कोई नयापन नहीं है। कांग्रेस चूँकि बहुत सालों से रूलिंग पार्टी रही थी तो उसने बहुत सारी गलतियां की। अब कांग्रेस वाले बोल सकते हैं कि हमने गलतियों से सीखा है। तो गलतियों से सीखने के बाद उनको लगा कि कास्ट बहुत बड़ी रियलिटी है देश का, ओबीसी और SC ST पीछे छूट गया है, कास्ट को ख़त्म होना चाहिए। तो अब अगर वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसमें ये तर्क देना कि पहले क्यों नहीं किया, ये हमको नहीं लगता कि बहुत सही है। और उसके पीछे की बात है कि मायावती को हम लोग इससे पहले कई वीडियो में चर्चा कर चुके थे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और इस बार पिछले अभी तक 2 चुनाव में होता आया था कि उनका जो वोटर्स था वो बीजेपी में चला गया। इस बार हुआ क्या कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर में चला गया। तो इसीलिए उनको दोनों को अटैक करना है ताकि उनका वोटर फिर से उनके पास आए। तो इसीलिए ये राहुल का वहाँ स्टेटमेंट और मायावती का यहाँ जवाब इसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि कांग्रेस की चेंज रियलिटी, अब कांग्रेस रिवाइज करने की कोशिश कर रही है अपने आप को, और मायावती अपना वोटर फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही है। बाबा, राहुल के इस बयान का भारतीय राजनीति में तो कई अर्थ लगाए जाएंगे कि उनकी कई बातों का भी विरोध करा, जैसे बीजेपी ने सिख वाले बयान पे उनका विरोध किया, चाइना वाले बयान पे भी विरोध हुआ, और अब ये आरक्षण वाले पे। क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद जो बदली हुई एक छवि दिख रही है
वो इस वाले इशू पे उनको नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बयान भारत में उनके खिलाफ पड़ सकते हैं, आपको लगता है? देखिए राहुल गांधी ने तो ये तय कर रखा है कि वो इस मुद्दे पर बार बार बोलेंगे। अब तो खुल के बोलने लगी है कांग्रेस की जाति जनगणना कराओ, सब कुछ कराओ, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। तो उनको जो मयंक जी ने कहा ना कि एक रियलिटी जो उनको पता चल गई है कि अब तक जो चीज़ें एक पार्टी विशेष का वोट बैंक होती थी, हम कहते थे ना बिहार में, यूपी में जो कास्ट बेस्ड पार्टियां बनी है और कुछ और जातियों को जोड़ने के बाद वो रूल करती हैं, लेकिन थोड़ा परसेंटेज वोट उनका हमेशा शॉर्ट रहता है। मायावती भी अकेले कभी जो है वो सरकार में आने के लिए उनको हमेशा से थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती रही है। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी राजनीति पूरी तरह से ओपन कर दी है। अब उनको उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, संसद में भी बोलने में कोई लाग लपेट नहीं है, चुनाव के समय बोलने में उन्होंने कोई उस पर छिपा के नहीं बोला। अब कांग्रेस में हर कोई यही बात कर रहा है कि अब जो है जाति जनगणना तो हो के रहेगी और जाति जनगणना होगी और उसके डाटा को सार्वजनिक किया जाएगा और सब जो है बिहार का उदाहरण देता है। बिहार में हुआ, बिहार में अब अभी तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन ये एक नई तरह की राजनीति है। अब भले ही आप कांग्रेस को भला बुला कह सकते हैं कि 60 साल काम नहीं किया, तो उसको ठीकरा तो लोग फोड़ते भी हैं। जो भी उनके खिलाफ पार्टियां होती है वो लगातार ये बात कहती हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब जो है राहुल गांधी ने एक नई तरह की राजनीति कांग्रेस में लाने की कोशिश की। हालांकि ये कुछ नया नहीं है, इंदिरा गांधी के समय से देखें तो आप ऐसे ही होता था। टॉप पे ब्राह्मण होते थे, मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे, फिर उसके बाद कुछ अल्पसंख्यक होते थे और नीचे दलित होते थे, मतलब यही कम्बिनेशन होता था उनका। अब चूंकि उसके बाद मंडल के बाद अपने देश में क्या हुआ ना कि एक ओबीसी का जो उभार आया ना, वो आपको हर एक राज्य में देखने को मिला होगा। और मंडल के बाद जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पावर को इनकैश किया जो ओबीसी थे, अभी तक तो हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता था कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बूथ लूटते थे, बाद में उनको लालू यादव ने कहा रहे उनके लिए क्यों बूथ लूटते, खुद ही लूट लिया करो। मैंने ये ऐसी मतलब इसको लिटरली ना लें, लेकिन बात वही हुई है कि भाई आप उसके लिए क्यों कर दो, तुम अपने आप को एम्पावर करो। तो उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया। तो आज देख लीजिए ये पॉलिटिकल सच्चाई है कि कितना अवेयरनेस है और कितने वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए। इसी का डर जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट दिखाता है बिहार यूपी में, जिसका खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को हुआ। लेकिन चूंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अखिलेश ने इतने अच्छे से कर दिया था कि आप उसका होता है ना कि जब यादव डोमिनेंस की बात आती है तो अदर बैकवर्ड जरा पीछे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मिलिटेंट कास्ट है, इसको राजनीतिक ताकत मिलेगी तो ये इसी हमें भी दबाएगा। लेकिन ओवरऑल ये सब होने के बावजूद भी यदि राहुल गांधी जो बात इंडिया में करें वही बात विदेश में करें, मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस ने ठान लिया है कि हम इसी की राजनीति करेंगे, भले ही इसमें जो भी खामियाजा भुगतना पड़े आगे चल के। मायावती जी को सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ तो बोलना ही है। अब देखते हैं कि अगला चुनाव, अब पहले एक फोर्स होती थी हरियाणा में, पंजाब में भी फोर्स होती थी, राजस्थान में भी होता ही था, 5-6 विधायक तो होता था उनका हर जगह। अब इस बार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया है उन्होंने हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। यदि वो अच्छा कर जाएं उनका गठबंधन जो उन्होंने किया है तो वो अलग बात है। लेकिन अब उनको अपने वोट बैंक में एक तरह से अपने लोगों में, वोट बैंक क्या कहे, अपने लोगों में एक ऊर्जा का संचार करने के लिए जो सबसे टॉप पर नेता है उसको तो हिट करना ही पड़ेगा, और ये उसी रणनीति के तहत हो रहा है इसमें। सुमित सर जी, आपने सुना अभी जो बात कही उन्होंने, राहुल गांधी ने एक बात और भी कहा, उन्होंने कहा उस बयान में आगे कि जो अपर कास्ट के कुछ लोग कहते हैं कि हमने क्या गलत किया कि हमें हमारे साथ आरक्षण नहीं, मतलब हमें आरक्षण क्यों नहीं है। तो ये बेसिकली सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे थे। तो कौन कहता है ऐसा अपर क्लास का? राहुल गांधी ने कहा था। अपर क्लास का कौन आदमी कहता है कि उसको आरक्षण चाहिए? उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये अनफेयर नहीं है। हमारा क्या दोष? अपर कास्ट आरक्षण हमेशा नहीं, पटेल अटेल ने निकाला, पाटीदार वगैरह ने निकाला, वो सब चीज बताइए। और तभी तो 10% वोट ईडब्ल्यूएस को मिला ना, तो ईडब्ल्यूएस मूलतः आर्थिक आधार पे मिला ना, सामाजिक आधार पे कहाँ मिला है? बिल्कुल आर्थिक आधार पर ही। सामाजिक आधार पे कौन मांग कर रहा है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, लड़ने मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। उसने एक सवाल मुझसे पूछा तो मैं उस सवाल की सतह को ठीक बनाने के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। सतह ये है उसका कि जो आर्थिक आधार पे मांगा गया वो आर्थिक आधार उन लोगों के लिए बनाया गया जो सामाजिक आधार पर मजबूत थे, बस इतना ही है। तो ये जो मायावती की राजनीति जो है वो क्या मजबूरी है कि उनको ऐसे बयानों पे भी राहुल गांधी या बाकी जो नेता हैं जो भी आरक्षण का मुद्दा आता है वो एकदम आगे होके डिफेंड करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक उनको बचाना है? देखिए
दो तीन बातें, कुछ बातों से मैं सहमत हूँ जो मयंक जी ने बोला। आज के दौर में कौन सा बयान कब कहाँ वायरल हो जाए, इसको सोच समझ के नेताओं को बात करनी चाहिए। लल्लू सिंह जी ने एक बयान दिया कि 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे चुनाव के पहले। उस एक ऐसे ही बीजेपी के 3-4 सांसदों के बयान आए, सिटिंग एमपीज़ के, जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे। आज लल्लू सिंह जी चुनाव हार चुके हैं। 1.5-2 महीने पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आपके बयान का कब कहाँ कौन क्या मतलब निकाल के उसका परसेप्शन बदलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सोशल मीडिया के दौर में, जब मोबाइल और स्मार्टफोन्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इजीली अवेलेबल हैं जो न्यूज़ को डिसेमिनेट बहुत तेज़ी से करते हैं। तो अगर राहुल गांधी अमेरिका जाके ये बोलते हैं कि भाई जब सब ठीक हो जाएगा तो हम आरक्षण वापस ले लेंगे, और मायावती को सिर्फ यही लाइन सुनाई देती है कि वो आरक्षण वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो मायावती अपनी राजनीति कर रही हैं। मायावती, जैसा कि मयंक जी ने कहा और हम सब जानते हैं, आपके पास तो डेटा भी है कि चुनाव दर चुनाव बीएसपी का वोट बैंक कम हुआ है, और उन इलाकों में कम हो रहा है जहां बीएसपी स्ट्रांग हुआ करती थी। बीएसपी अपनी ज़मीन भी नहीं बचा पा रही है। उस नगीना सीट पर अब आज़ाद समाज पार्टी जीत जा रही है, जो बीएसपी का एक मजबूत सीट मानी जाती थी। मतलब मैं कुल मिलाकर कह रहा हूँ कि मायावती के लिए और बीएसपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो सर्वाइवल है वो बना रहे। तो अगर राहुल गांधी ने फुल टॉस बॉल दी है कि ऐसा होगा, तो मायावती क्यों नहीं छक्का मारेंगी। और मायावती, अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस के सो कॉल्ड कथित पावरफुल इकोसिस्टम पे ये बात आ गई है कि राहुल गांधी की सही बात को वो जनता तक पहुंचाएं। नहीं पहुंचाएंगे तो सोशल मीडिया ने जो काम मदद की थी कांग्रेस पार्टी की अभी 24 के चुनावों में, आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है अगर मायावती जी अपने काडर के थ्रू ये बात कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि कांग्रेस ऐसा चाहती है। क्योंकि मूलतः कांग्रेस ही तो विरोध कर रही थी। राहुल गांधी ने तो जो जातिगत जनगणना की बात की है, कांग्रेस ने तो कभी सपोर्ट नहीं किया। ये बीते 1.5-2 साल में ये फिनोमेना निकल के आया। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरी अपनी सोच बदल ली। जब ने सदन में किया था विरोध किया था, जब लालू यादव, शरद यादव और इस तरह के लोग जब जातिगत जनगणना की बात करते थे, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वो 4 से 14 का जो दौर था, ये हमेशा मुखालफत करते थे, टालते थे। मतलब खुलकर मुखालफत तो नहीं करते थे उस दौर में, लेकिन टालते थे सवाल को कि हम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी आज जाति जनगणना कर नीतीश कुमार का या लालू यादव का या मायावती का या मुलायम सिंह यादव का या समाजवादी पार्टी का मूल मुद्दा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उनको भी अधिकार है अपने मुद्दे को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस के बारे में बातें करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी रणनीति चेंज कर ली है, जातिगत जनगणना के पीछे खड़े हो गए राहुल गांधी, और जैसा कि अब देश में मूड दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां, मुझे नहीं पता कि इसको करा के कितना फ़ायदा होगा। जो लोग वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनको वाकई में सामाजिक परिस्थितियों में सरकारें आगे लाने का कितना काम करेंगी, पर कम से कम ये माहौल बन गया है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई भी खुल के इसकी मुखालफत नहीं कर पा रहा है। जो भी इसके विरोध में थोड़े बहुत भी आवाज़ आती थी, अब वो आनी भी बंद हो गई। पर क्या सियासी तौर पर राहुल गांधी की पार्टी जो 44 से 52 हुई और 52 से 99 हुई, क्या इसके बाद वो 99 से 273 हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये, राहुल गांधी ने क्यों अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की कि वो कांग्रेस पार्टी को 273 की पार्टी बनाना चाहते हैं, पर क्या ये मुद्दा 273 तक कांग्रेस को ले जा पाएगा? मुझे इस पे शक है। विजित सर, जैसे हमने पहले भी बात की थी ना, पॉलिटिकल माइलेज जाति जनगणना का नहीं, जैसा हमने बिहार में देखा, करने के बाद भी जो कहा गया कि भाई अति पिछड़ा और जो पिछड़ा मिला के देखा जाए तो 50% 60% आबादी पक्ष में होना चाहिए था आरजेडी और बाकी तमाम पार्टियों, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका विपरीत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो टेस्टेड फार्मूला, जैसे मयंक सर ने एक बार पहले भी बताया था कि ये टेस्टेड फार्मूला है, उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत नहीं है। तो जातीय जनगणना, क्योंकि एक परसेप्शन ये बन जाता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि आरक्षण खत्म करने के लिए पहले, तो यही बात जब उठती है राहुल गांधी के मुंह से, तो वही आ जाता है कि ये कांग्रेस तो आरक्षण खत्म करना चाहती थी उस समय भी, इन्होंने इतने साल कुछ किया नहीं, और अब ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी दिलों और दिमाग के अंदर यही है कि भाई जब देश में हम आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो ये सब विषय ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और आरक्षण खत्म होने की बात आएगी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1964 में इस दुनिया से चले गए, 1970 में राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसलिए इस मामले में तो राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठ सकता। दूसरी बात कि चाहे राहुल गांधी हों या मायावती, ये लोग शुद्ध राजनेता हैं, तो शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, देसी राजनीति, जिसमें
ये मुद्दे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और उसमें जिसको जहाँ से जो मिलता है वो उसको लपक लेता है। जैसे मायावती ने मयंक जी से लेकर बाबा और सुमित जी तक ने वो बातें बोल ही दी। अब उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा, उससे आगे एक बात कहूँगा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही। वो या अब राहुल गांधी पिछले 10 साल के राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत बनाया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक सदस्य और बाद में मिल गए तो 30 क्या कहते हैं सैकड़े में पार्टी आ गई है करीब करीब। जो विपक्ष का नेता पद उनको मिल गया है और संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। तो उनके हर यूके पार्लियामेंट यूके फॉर पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी जो है उसके। लेकिन इसीलिए राहुल गांधी ने वहाँ 3-4 बातें कही। पहली बात उन्होंने जो कही, जिस पर सब लोगों ने बात की कि आरक्षण को जब व्यवस्था समतल हो जाएगी तब वो हटा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये व्यवस्था कब होगी, ये बात भी उनको विस्तार से बताना चाहिए। क्योंकि अगर 75 वर्षों में व्यवस्था बनी नहीं है बल्कि बिगड़ी है और ये व्यवस्था समतल करने के लिए जो इंतजाम हो उस इंतजाम का तो विरोध ही हो रहा है। कोटा में कोटा का विरोध हुआ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। वो कोटा में कोटा एक मेरी समझ से अच्छा फैसला था, जिसमें जो लोग उनके उस तबके में भी बहुत पीछे रह गए हैं उनको ऊपर उठने का मौका मिला। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर नहीं है कर पाई। उसको डर था कि SC ST बिदक जाते। बीजेपी भी नहीं की, कोई भी पार्टी नहीं की, किसी पार्टी ने ये साहस नहीं दिखाया। वो सभी पार्टी इस मामले में समवेत स्वर में एक ही बात कर रही थी कि नहीं, हम इसको नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना सुझाव अपने पास रखे। दूसरी बात उन्होंने कही बेरोजगारी की। बेरोजगारी में उन्होंने चीन की बात की और कि चीन में रोजगार बहुत ज़्यादा है क्योंकि चीन अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है, भारत अपने यहाँ प्रोडक्शन करना चाहिए। तो भारत अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है और ये प्रोडक्शन आज की बात नहीं है। राहुल गांधी को ये बात और अच्छे से करनी चाहिए। उनको अपना ही अतीत देखना चाहिए कि इस काम को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था। नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं थे। उन्होंने अपने ही देश में तमाम कारखाना स्टील से लेकर के तमाम कंपनियों का फैक्ट्रियों का उन्होंने एक किया। क्यों किया? क्योंकि हम दूसरे देश पर, वो स्टील लेने गए थे अमेरिका, तो अमेरिका ने स्टील के लिए कहा तो उन्होंने कहा हम आपसे नहीं ले सकते हैं, हम अपने यहाँ बनाएंगे, आप मदद कर सकते हैं तो करिए। अमेरिका ने नहीं मदद किया, फिर रूस से उन्होंने सोवियत संघ से मदद ली। तो लेकिन जो चीन के बारे में वो बोल रहे थे, अब वो विपक्ष के नेता हैं, तो चीन ने पिछले ही साल बेरोजगारी के आंकड़े बंद कर दिए और जी 6 अगस्त महीने में, जबकि जून में एक रिपोर्ट आई थी कि 20% तक वहाँ बेरोजगारी दर हो गई है। तीसरी बात उन्होंने लोकतंत्र पर भारत के कही कि यहाँ चुनाव फेयर नहीं हुआ। ये चीज़ राहुल गांधी ने को हमें लगता है कि कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत में लोकतंत्र देखा जाए तो दुनिया के कई देशों से बेहतर तरीके से चलता है। ये हालांकि बीजेपी जिस तरह से कर रही है कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने देश का नाम वहाँ पर अपमानित, देश का नाम बदनाम किया, वो बात बीजेपी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रधानमंत्री विपक्ष विदेश में जाकर के बोल चुके हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो काम एक बड़े नेता ने विपक्ष में विदेश में जा कर के किया, वही काम दूसरा बड़ा नेता जो विपक्ष का है वही करे? तो इस मामले में राहुल गांधी, आपको अगर आप बीजेपी और प्रधानमंत्री से एक के विकल्प के तौर पर अपने को पेश कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर विकल्प चाहे देश में हो या आप विदेश में हो, आपको देना चाहिए। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक सेटअप वाली बात को लेकर के ये चीज़ होनी, डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर के ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अभी हुए और इस चुनाव में, इसी चुनाव ने कांग्रेस को 52 से 99 तक पहुंचाया। हो सकता है कि अगली बार आप 99 से 199 या 299 तक भी पहुंच जाए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बीजेपी 114 से 282 पर पहुंची ही थी 5 साल के अंदर, तो 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इसीलिए राहुल गांधी के सामने विकल्प ये था। आरक्षण वाले मुद्दे पर 2 लाइन बताऊंगा कि आरक्षण वाले मुद्दे पर उनको अभी ये बताना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण के जरिए हम सब लोगों में, जिनको
जो देश की स्थिति है या जो उपेक्षित वंचित हैं उनका हित सध जाएगा और सब लोग एक समान प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। क्या इसका कोई रोड मैप है? रोड मैप नहीं है तो सिर्फ जेनरिक बातों से आपने एक बात उठाई, दूसरे ने दूसरी बात उठाई, तीसरा तीसरी बात उठा लेगा और इस तरह से ये खेल चलता रहेगा। और जो देश 77 साल बाद जो बात कर रहा है, हम लोग तो नहीं रहेंगे लेकिन 77 साल बाद शायद ऐसी ही बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं बीच में बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को इनफैक्ट ये भी बोलना चाहिए था कि जब ये व्यवस्था आई थी आरक्षण की, तभी बाबा साहब ने लिखा था कि ये 10 साल के लिए है, ये शुरुआती तौर पर कि भाई हम आरक्षण की व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं और आगे जाके इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर उस बात को अच्छे से समझाते राहुल गांधी तो शायद मायावती अंबेडकर साहब की तो आलोचना नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली बोला क्या। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए था, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के संदर्भ में था, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था वो बयान उसके नहीं, उसमें एक चीज़ और भी है। जब आपने ये 10% वाला कहा तो ये बात भी सही है, जो कांग्रेस या विपक्ष या मायावती भी बोल रही हैं वो तो सही ही बोल रही हैं कि कांग्रेस के पास ये मौका था कि आप काका कालेलकर कमेटी की ही रिपोर्ट को ला दिए होते, फिर मंडल आयोग की 10 साल तक पड़ी रही आपके टेबल पर। 2011 में आपने कराया था कास्ट सेंसस। मैं कास्ट सेंसस से पहले तो आरक्षण की ही बात कर रहा हूँ। आप अगर ये है रिलीज भी नहीं किया ना, मैं क्या बिल्कुल एक लाइन बस बोलेंगे। राहुल गांधी ने उस जगह पे जाके ये इलेक्शन पे सवाल उठाया जहाँ की हिस्ट्री है, देख लीजिए पिछले 4 साल से। वहाँ हारा हुआ कैंडिडेट आज तक 4 साल में मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम हार गए थे। उसने तो उपद्रव भी कर दिया। ट्रम्प तो वहाँ की हवा में ही हवा ही है। अखिलेश सर, जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक तो आप जो वंचित वर्ग है जिसको आप सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से ऊपर उठाना चाहते हैं, तब तक वो चीज़ तो ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई जाति जनगणना कराओ और जाति जिसकी उतना पता, तो जातिवाद को बढ़ावा भी दे रहे हो तो आप ख़त्म कहाँ से करोगे? नहीं, बिल्कुल सही आपका निष्कर्ष है और मुझे भी ये लगता है कि जब तक जातिवाद है, भेदभाव है, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। वो चाहे उसमें आपको 100 साल लगे, चाहे 200 लगे, चाहे 500 साल लगे, लेकिन जब तक देश में इस तरह का भेदभाव है, किसी की जाति से उसको आप अधिकार देने से वंचित करते हैं, तब तक आप आरक्षण खत्म कर दें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मूल बात थी, इस पर हमारी पूरी बहस शुरू हुई। ये बात कही गई यहाँ पर कि राहुल ने नया क्या बोल दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात आज तक कभी यहाँ तो बोली नहीं, जो बात उन्होंने अमेरिका में बोली है। और ठीक है, ये हो सकता है कि उनको मिसकोट किया हो, या हो सकता है उनको कुछ एडिट करके वो क्लिप चलाई गई हो, लेकिन जो मायावती जी की रिएक्शन आई वो मैं देख के बोल रहा हूँ। मैंने पूरा उनका राहुल जी का भाषण नहीं देखा, लेकिन जो मायावती जी ने बोला उसको देख करके मैं बोल रहा हूँ। तो ये बात राहुल ने यहाँ पर कभी नहीं कही कि जब देश में समता आ जाएगी या समतल हो जाएगा तब आरक्षण व्यवस्था स्क्रैप कर देना चाहिए। ये बात कभी नहीं बोली। और बल्कि अगर ये बात वो बोलते हैं यहाँ पर, तो जो रिएक्शन अभी हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा रिएक्शन होता। यही बात अगर आरएसएस या बीजेपी का कोई नेता बोल देता तो सब लोग उसके ऊपर दाना पानी चढ़ के लेके चढ़ जाते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव का आपको याद होगा, जब मोहन भागवत ने क्या बात कही थी और उनको घुमा फिरा करके ये बोल दिया गया कि वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद से कई बार कई मौके पर मोहन भागवत बोल चुके हैं, आरएसएस बोल चुकी है कि नहीं, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। अब इस पे सवाल यही आता है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश क्यों हो रही है। ये भी पहली बात हुई, आज भी बात हो रही कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत कर दिया। राहुल गांधी कांग्रेस को यहाँ से वहाँ ले आए, कहाँ से कहाँ ले आए, 44 से 52, 55, उसके बाद 55 से 99 के फेर में लाके खड़ा कर दिया। पहले 209 से 44 पे आ गए। तो उससे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ज़्यादा राहुल गांधी को नहीं कहना चाहिए। कैंपेन को वही लीड कर रहे थे, उस समय तो थे, चेहरा तो वही था। 2009 तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ज़्यादा नेतृत्व था बीजेपी कांग्रेस का, जो उन्होंने यूपीए 2 में उन्होंने 200 के पार कांग्रेस को पहुंचा दिया था। और अब ये बात हो रही कि क्या राहुल गांधी ने वाकई कांग्रेस को फिर से मजबूत कर दिया है। प्रशांत किशोर का मैं कल पढ़ रहा था, कहीं उन्होंने बोला है कि आपातकाल जब देश में लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, 77 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें जो इंदिरा गांधी सीटें लेकर के आई थी 140 या 144 सीटें पूरे देश में, 154 सीटें, वो वर्स्ट परफॉर्मेंस था इंदिरा गांधी के टाइम पर। उसकी आप तुलना कीजिए राहुल गांधी के समय से। कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था कांग्रेस का, तो वो आप घर से क्लीन स्वीप बाहर हो गए। तो वो आप कंपेयर कर लीजिए। अभी तो ये माहौल नहीं था, अभी तो आप कह रहे हैं कि देश में बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़गी थी, ये था वो था, तो भी तो आप 99 तक ही तो पहुंच पाए। तो ये इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि न्यूट्रल होकर के और उस तरह से सोच के ये एनालिसिस होना चाहिए था। लेकिन ये मायावती तो ऑब्वियसली करेंगी, बोलेंगी, वो तो ये मुद्दा बनाएंगी, उनकी तो
लड़ाई शुरू से इसी बात को लेकर रही है, कांशीराम जी के ज़माने से ये इसी बात को लेकर लड़ाई रही है। और जब आप राहुल गांधी जब एक तरफ तो यहाँ पर आरक्षण की बात करते हैं, कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और फिर एक तरफ ये बात करते हैं। तो ये भी बताना चाहिए ना साथ में कि ये जो सपना आप देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि देश आज़ाद हुए तो इतने साल हो गए। और जो बात आपने विचित्रमणि जी कही नेहरू जी के ज़माने में चीन को लेकर के कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट और ये सब, तो नेहरू जी ने बहुत अच्छा शुरुआत में ये किया, लेकिन प्रायोरिटी मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी मिसप्लेस थी। इसलिए थी क्योंकि तब शुरुआत में फोकस कर दिया आपने हेवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, भारी उद्योग के ऊपर आपने फोकस कर दिया, तो उससे जो जॉब्स थे वो क्रिएशन तो हुआ, लेकिन वो बहुत लिमिटेड जॉब क्रिएशन हुआ। अगर यही फोकस आपका शुरुआत के 5-10 साल अगर आपका MSMEs के ऊपर रहता, छोटे उद्योगों पे रहता, तो जो औद्योगिकीकरण का सपना नेहरू जी ने देखा था, इसका क्रियान्वयन करने का प्रयास भी उन्होंने किया था, वो ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से होता और देश चीन के मुकाबले में आज खड़ा होता। क्योंकि चीन ने यही किया, चीन ने पिछले 40 साल में मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी क्रांति लेकर के आए, और दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री उसको चीन को बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने MSME के ऊपर ध्यान दिया। तो ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी का भी एक मामला अपने देश में हो सकता है, शायद ये भी एक कारण है। तो पीछे मुड़ के तो आपको देखना ही पड़ेगा ना कि आज़ादी के बाद से आपने क्या क्या किया जो आज आपके पास ये नौबत खड़ी हुई है। एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में तो कुछ होगा नहीं। ये तो बुनियाद क्या आपने बनाई है उसके ऊपर सब चीज़ें खड़ी होती हैं। पूर्णेंदु जी, राहुल गांधी की बातें राजनीति में बहुत आइडियलिस्टिक लगती है, लेकिन क्या राजनीति में उतनी आइडियलिस्टिक लोगों की जगह है? क्योंकि आप अच्छी भाषण दे के तो आप समाज में अच्छा बन सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो भाषण क्या उतने महत्वपूर्ण है, या ये चुनाव जिता पाएंगे वो भाषण उनको? नहीं, आपको राजनीति में आइडियलिस्ट तो होना ही पड़ता है। आप वो सत्ता में आने के बाद उसको करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई नेता ये भाषण से बोलेगा कि भैया देखो हम ये बातें कर रहे हैं, वैसा हम करने वाले नहीं, तो फिर कौन वोट देगा? आपको बातें तो बड़ी बड़ी करनी होती है कि आएंगे तो सबको रोजगार देंगे, सबके लिए जो है वो सरकारी नौकरी मिलेगी, मतलब शिक्षा का लेवल कर देंगे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का लेवल हो, हार्वर्ड का लेवल कर देंगे, आपको विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, पानी 24 घंटे आएगा, बिजली 24 घंटे आएगी, बल्कि फ्री में भी देंगे। तो बातें तो आपको आइडियलिस्ट ही करनी पड़ेंगी लेकिन आने के बाद पता लगता है कि भैया खजाने का क्या होगा, अगले महीने की सैलरी कैसे देंगे, वो एक फिर दूसरी दुनिया है। तो सत्ता में आने से पहले बोलना बहुत आसान होता है विपक्ष में रह के, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने अपने आप को इवॉल्व किया है एक नेता के तौर पे, और ज़्यादा कन्विंसिंग है। वो US जाके ऐसी बातें भी बोल रहे हैं, उनको भी पता होगा, ऐसा नहीं है कि अब वो पुराने राहुल गांधी नहीं है जो कुछ भी बोल जाते थे। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, और उस पर चर्चा होगी। और उन्होंने अपनी एक आरक्षण के मुद्दे पे या जाति के मुद्दे पे जो लाइन ली है, जो बात कर रहे थे बाबा भी और सर सब लोग बोल रहे थे कि ये कांग्रेस की पुरानी लाइन से थोड़ा हटके है। राहुल गांधी ने कई मौक़ों पे इस बात को बोला है कि अगर पुराने में हमने गलती की तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, और कई बार वो मानते भी, हाँ ये गलती हुई हमसे। अब जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, ये तो उनके हाथ बहुत दिनों बाद एक ऐसा मुद्दा लगा है जिसपे वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे दिखाई पड़ते हैं, और सरकार, मोदी सरकार बहुत दिनों बाद किसी मुद्दे पर बैकफुट पे आई है। आज भी जाति जनगणना, जबकि हम सब इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी को कोई विशेष दिक्कत नहीं है जाति जनगणना कराने में, वो तो समर्थक रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। और राहुल गांधी बार बार ये आगे बढ़ के बोलते हैं कि जैसे ही हम आएंगे जाति जनगणना कराएंगे, जैसे ही आएंगे जाति जनगणना कराएंगे। बार बार वो आंकड़े गिनाते हैं कि कितने सेक्रेटरी दलित हैं, कितने ट्राइबल हैं। तो ये सवाल ऐसे हैं जो सरकार को चुभते हैं। अब रही बात जो US वाले बयान की बात है, मयंक सर ने उसको बड़े अच्छे से बताया कि राजनीति में जो अखिलेश सर भी कह रहे थे मोहन भागवत का 2015 का बयान, और वास्तव में उस बयान ने बड़ा असर किया आरक्षण पे, जो उन्होंने बोला कि हाँ इसके पे पुनर्विचार होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने बात की, वो कोई गलत बात नहीं है, ये बात जो सारे बड़े नेता करते हैं कि जब तक समता मूलक समाज नहीं होगा तब तक आरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन आप दूसरी जगह पे उसको मायावती का बिल्कुल स्पष्ट आया कि ये कांग्रेस की सोच है, ये तो आरक्षण हटाना चाहते हैं, इसी बहाने ही हटा देंगे कि भाई अब तो समता मूलक आ गया है समाज, अब चलो आरक्षण की जरूरत नहीं है। और अभी दूसरा ट्वीट आपने देखा नहीं है, दूसरा है कि कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान का, उन्होंने कहा हटाना तो दूर, सोचना भी अपराध है। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी ने वहां से जो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के बयान दिया है, और ये दोनों ही दलित नेता हैं। चिराग पासवान तो कई बार ऐसे बयान देते हैं कि लगता है कि भैया उनको सरकार में रहने का मोह भी है कि नहीं, सरकार में बने। अब क्या स्ट्रेटजी है उनकी बीजेपी के साथ, क्योंकि तमाम मुद्दों पे सरकार से अलग उनकी राय आती है। लेटरल एंट्री के सवाल पे बहुत सारे ऐसे मामले थे जो बहुत ही
अलग हट के बयान दे रहे हैं और वो अपने आप को एक धीरे धीरे कम से कम बयानों के तौर पे वो बड़े नेता के तौर पे स्थापित हो रहे हैं। और अब भाई उनका कद भी बड़ा हो गया है, कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, तो वो चीज़ें भारतीय राजनीति में होती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अभी यही बयान लोकसभा चुनाव के दौरान अगर राहुल गांधी ने दिया होता, उसका एक अलग असर होता। चूँकि हरियाणा में वो सरकार बीजेपी की है, 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी है, तो पता नहीं उसका कितना असर होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वो मौका मिल जाएगा इस बयान पे। वो बहुत ज़्यादा विपक्षी दल जो उनके विपक्ष में है वो बहुत इसको भुना पाएंगे नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में कोई ऐसा बड़ा चुनाव अभी तुरंत में है नहीं। हरियाणा अरे बाबा नहीं है सबसे अधिक लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ सुनिए, वहाँ कांग्रेस सरकार में नहीं है और बीजेपी के खिलाफ एक किस्म के एंटी इनकम्बेंसी तभी तो आने के लिए कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे लोकसभा का चुनाव लड़ा और हवा बदली। जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो बीजेपी के चुनाव में जो डेंट लगा वो इसी वजह से लगा कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छीन लेंगे। वही बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं। मायावती चुनाव लड़ रही हरियाणा में जाके, पूरे लोकसभा में संविधान हाथ में लेके प्रचार किया है भाई कांग्रेस के शपथ ली दिल्ली आके सबने। नहीं, अब कैसे बोल रहे ठीक है, चुनाव वो नहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी उसको एक्सप्लेन अपना करेगी बयान कि पूरा नहीं मैं अभी कांग्रेस पार्टी का ही भाई अपना पूरा बयान वापस लीजिए आप। भाई चुनाव ट्वीट तय पॉलिटिक्स से करना प्रेरित पड़ेगा। है, ट्वीट पॉलिटिक्स से प्रेरित है। देखिए, संविधान जो बदलने वाली बात थी वो तो आपने बोल दिया हाँ आएंगे संविधान बदल देंगे, आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना बदलेंगे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। राहुल गांधी ने तो सब्जेक्ट टू कंडीशन बोला है ना कि जब समाज समता मूलक होगा तब आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, तब खत्म पूर्णेंदु और करेंगे। अश्विनी ने भूल जाते हैं कि हरियाणा में चुनाव है। इस इलेक्शन कैफे के चक्कर में वो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं। मैं रोज कहता हूँ एक जाइए स्टोरी करके आइए, बोलना आज इलेक्शन कैफे करूंगा फिर जाऊंगा। मयंक सर, एक बात पूछना था इसमें, कथनी और करनी में नेताओं के जो फर्क है उस पर थोड़ा टिप्पणी करके फिर खत्म करते हैं। क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं होते तो कहते हैं कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए, जैसे बीजेपी समर्थन थी। अब सरकार में है तो 10 साल से नहीं हुआ, अब शायद चल रहा है कि विपक्ष से मुद्दा खींचने के लिए सरकार मान सकती है। और कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया और अब कर रहे हैं। तो भाई मेल तो यही है ना कि आप जनगणना करा के आरक्षण की लिमिट को ही तो करोगे ना, जिस जो भाषण के टैगलाइन है वही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी जो भी है। तो भाई जब आप सत्ता में होते तब अलग क्यों और जब विपक्ष में होते तब अलग क्यों? ये करने कथनी में फर्क क्यों होता है? अब एक ही नेता ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप, वो जो बोलते हैं वही करते हैं। बाकी सब जो हैं नेता उसके बाद विपक्ष में रहने पे कुछ और सोचते हैं, कुछ और प्रॉमिस करते हैं। इन्होंने कहा ना कि सब कुछ प्रॉमिस कर देते हैं और आम इधर आने के बाद लगता है कि इसमें तो 90% हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है करना। तो इसीलिए उसको भूल जाते हैं, धीरे धीरे अपना जस्टिफाई कि हाँ ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें टाइम लगेगा, ये लॉन्ग टर्म एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे विकास होता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, इंक्रीमेंटल चेंज होता है। बड़ा चेंज तो एक साथ नहीं हो सकता। ट्रम्प को छोड़ दिया जाए, जितने पॉलिटिशियन हैं दुनिया में वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और। भारत को एक ट्रम्प चाहिए। नहीं, एक हमारे यहाँ कहावत है, योगी ने अपनी आक्रामक लाइन नहीं छोड़ी है, चाहे वो मतलब दूसरा उनका इनिंग है यार, अभी भी उनके सब वही है चीज में, काम में, मतलब काम में उनका अलग दिखता है। ये हमारे यहाँ एक भोजपुरी में आप लोग समझे तो है कि रात कहे तो है साड़ी लिए वो, भोर भये तो भुलाए गए से। तो ये क्योंकि साड़ी लाने का वादा जब जरूरत है तो कर दिए, बाद में भूल गए। और वो भी होता है ना, ट्रम्प को अगर देखिए बाबा कुछ बोले तो वो उठपटांग बोलते भी हैं और काम भी उठपटांग ही करते हैं। तो वो बहुत मुश्किल है ना, डिसरप्शन, गवर्नेंस में डिसरप्शन नहीं हो सकता। सर एक टॉपिक यूएस इलेक्शन पे भी करना पड़ेगा। हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप ट्रंप के फैन है कि ट्रंप के दुश्मन है। एक लाइन पहले हमको लगा आप फैन है कि जो कहते हैं वो करते हैं, फिर आप कहते हैं कि उठपटांग बोलते हैं उठपटांग करते हैं। तो क्या मान के, किस तरफ मान के चलें? रिपब्लिकन है कि डेमोक्रेट है? डेमोक्रेट है भाई, डेमोक्रेट है, ऑब्वियसली डेमोक्रेट है। कमला के फैन है, ये हुनर। कमला पसंद है, आ रही है। अच्छा, एक चीज जाति पर जो बात हुई थी कि जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण की जरूरत, इस देश में जाति कैसे खत्म नहीं होगी होती भाई, है। कौन बोल रहा है? मैं उसका अश्विनी ने बोला बल्कि है। हर जाति, बल्कि जाति से जुड़े हुए जो भी कुछ सुधार के लिए भी कदम उठाए जाते हैं वो भी एक परंपरा में बदलकर एक नए बैटन की तरह सामने तो ऐसा करते हैं ना विचित जी, हम अश्विनी, हम लोग सब तो शादीशुदा है, अश्विनी नहीं है, तो हम देखते हैं ये स्वजातीय करते हैं या जाति से इतर जाके भी ये शादी करते हैं। पहले तो वही पता मिले, इसके ये अभी अश्विनी का ये है, ये सब कैमरे में नहीं बोल रहे हैं। एक इलेक्शन कैफे, वेडिंग कैफे। एक बाबा जब 1893 में लोकमान्य तिलक ने
गणेश जो अभी गणेश पूजा गणेशोत्सव होता है, ये शुरू किया तो धूमधाम से चल रहा था पूरे। उन्होंने तो किया था कि एक सामाजिक जागरूकता हो ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में उसको हम एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करें। लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन बाद अचानक जब माहौल बना तो सबके अंदर भावनाएं जगती हैं। एक दलित ने मूर्ति को छू दिया। अब पुणे के ब्राह्मणों ने हंगामा शुरू किया कि ये तिलक ने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले ज्योतिबा फुले से अलग परेशान थे, ये तो ब्राह्मण होकर के ही इसने किया। जब तिलक तक ये बात पहुंची तो तिलक ने कहा कि तो अच्छा ऐसा है कि जिस मूर्ति के छू देने से हिंदू धर्म हमारा डूब रहा है तो क्यों ना हम मूर्ति को ही डुबो दें। तो उन्होंने उस मूर्ति को प्रवाहित करने का या काम शुरू किया। 11वें दिन उन्होंने रोकने के लिए उसको किया। वही परंपरा बन गई। जाति नहीं टूटी उससे, लेकिन परंपरा जरूर बन गई। जाति लेकिन हम लोग देख रहे हैं 1947 से 1947 में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जब से पैदा हुए हैं उसके बाद से देख रहे हैं कि जाति का एक एलिमेंट जो था हायरार्की, ऊंच नीच वाला, ये बहुत हद तक कम बिल्कुल हो रहा है। वो ये आर्थिक बेसिस है। कारण से बिल्कुल जो भी कारण नहीं, सामाजिक कारण भी। पहले हमारे घर में भी, दूसरे के घर में भी देखते थे कि बहुत जातियों की एंट्री नहीं थी। उनको ठीक से बैठने की बिल्कुल जगह नहीं मिलती। अब ये सब बहुत बदल गया है। तो वो एक बेसिस जो है जात का, हायरार्की, ऊपर नीचे, ये कम हो रहा है। इसीलिए होपफुल, हम तो होपफुल हैं कि जातिवाद खत्म होगा। हाँ नहीं, आप एक बहुत अश्विन ने एक जो मूल सवाल था और बड़ा ज़रूरी सवाल था कि आरक्षण की जो बात है कि भाई जो आप लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने ये तो बोला, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म मॉडल क्या है कि भाई आरक्षण खत्म कैसे होगा, वो वक्त कैसे आएगा। कोई टाइमलाइन तो सेट है नहीं कि आरक्षण की ज़रूरत मतलब कब हो जाएगा समतामूलक समाज। सवाल ये है कि देखिए कम्युनिटी के तौर पे तो एक रिप्रेजेंटेशन की बात है भी, लेकिन लोगों के अपने इंडिविजुअल जो लाइफ और वो सारी चीज़ें, वो भी एक वो है। हम जिस तरह का हमारा एक सिस्टम बन गया है कि हम लोग जॉबलेस ग्रोथ की तरफ पिछले कई सालों से उस ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। तो और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देना एक बात है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव सोसाइटी अपने आप को कहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के बिना हासिल नहीं होगा। लेकिन उसका जो पैमाना है, मतलब उसका जो आधार है, वो बड़ा होना चाहिए। नौकरियों की संख्या सबके लिए बढ़नी चाहिए, शिक्षा के अवसर लोगों के लिए अवसर भी बढ़ने चाहिए। सिर्फ आप अवसर सीमित होते जाए और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देके काम नहीं होगा। आपके कहने का ये मतलब है, अवसरों की कमी, उसका भी सामना करना जरूरी है, वरना ये कोटा विद इन नौकरी कोटा नहीं इस तरह रहेगी के तो सवाल आरक्षण और किस पैदा काम होंगे। का? आपको एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, तो वो भी बढ़ना जरूरी है। असली सॉल्यूशन आखिरकार वही है कि सबके लिए रोजगार, सबके लिए शिक्षा, ये है, तभी खत्म हो पाएगा। हाँ? तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।